दोस्तों, हमारे देश और हमारे प्रदेश राजस्थान में बीकानेर के रास्ते डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, हम कितना इससे बचाव कर पाएंगे ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा पिछली जो सेकेंड वेव आई थी, उस वेव के अंदर कितनी ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, कितने हॉस्पिटल बेड की कमी हुई थी, फिर भी सब कुछ सामान्य हो गया। अब कोरोना का ये दूसरा तीसरा इस तरह की वेव्स आती है, वेरिएंट्स आते हैं, और इधर सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा कर दी है। तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे? पिछले दिनों आपने सुना होगा कि कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी कि आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ कौन सा बेटर है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बच सकते हैं। लॉकडाउन में या लॉकडाउन की छूट के बाद हमारी जो आदतें हैं उसमें किस तरह से बदलाव करें कि हम इससे बच सकें। आयुर्वेद में इस पेंडेमिक के बारे में और इससे बचाव के बारे में बहुत ही सुंदर चिकित्सा बताई गई है। उस चिकित्सा के बारे में अंत में हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेल्थ से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट। दोस्तों, नाम सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, ये जो वायरस है या कोई भी आरएनए वायरस होते हैं, वो सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए अपने रूप में परिवर्तन करते रहते हैं। हम मनुष्य भी तो ऐसे ही है। हमारे एनवायरनमेंट अनुकूल नहीं होता है तो हम दूसरे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। गांव में अच्छा नहीं लग रहा तो सिटी में चले जाए, सिटी में अच्छा नहीं लगा तो गांव में चले गए। हम भी तो अपनी अनुकूलता देखते हैं। इसी तरह ये वायरस है, आरएनए वायरस होता है, अपने अपने रूप बदलता रहता है। तो इसी का एक बदला हुआ रूप आया है, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि थोड़ा घातक सिद्ध हो सकता है मानव जाति के लिए, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान रखना होगा कि हम इससे बचाव कैसे करेंगे। ये डेल्टा वेरिएंट आ तो गया, लॉकडाउन में छूट भी मिल गई, कब तक लॉकडाउन रहेगा? ये बात भी सही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी तो जीनी है। इसीलिए कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम डेल्टा प्लस वेरिएंट, क्या इससे तीसरा चौथा वेरिएंट भी आ जाए तो भी हम बिल्कुल घबराने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, हमारी क्या आदत है? चलो, सरकार ने बसें चालू की है, मार्केट खोले हैं, हम क्या करते हैं जनरली? बसों में देख लीजिए आप, भीड़ भाड़ चल रही है और उसी में लोग जो मास्क से बचाव होता है उसका यूज़ नहीं करते। मतलब जब तक सरकार पीछे डंडा ले लेके घूम रही थी तब तक ही हम लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, या जो मास्क की आदत है, सोशल डिस्टेंसिंग की आदत है, इसका पालन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, ऐसा लगा कि बीमारी चली गई। दोस्तों, बीमारी अभी गई नहीं है। हमें इस बीमारी से बचाव करने के लिए अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी। क्यों नहीं हम भारतीय संस्कृति में जो हमारी पुरानी विरासत है उसे फॉलो करते जाएं। इसमें एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद का कोई नामो निशान ही नहीं है। पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, वो अपनाना बाद की बात है, बीमार होने के बाद की बात है। लेकिन हम स्वस्थ रहने के लिए हमारी दिनचर्या को तो सही कर सकते हैं, हमारी आदतें तो सही कर सकते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, रोड चलते हुए लोग थूकते रहते हैं। इवन लग्जरी गाड़ियों में चलते हुए जिनकी गंदी आदत होती है पान या गुटखा चबाने की, वो ये ध्यान नहीं रखते कि हमारे पीछे भी लोग चल रहे हैं। रोड एक सार्वजनिक जगह है और चलते चलते स्प्लिट कर जाते हैं, थूक जाते हैं, और वो थूक पीछे चलने वाले पैदल राहगीर या टू व्हीलर पे जो ओपन व्हीकल में चलते हैं उनके मुंह पे जाता है। फिर अगर बाई चांस किसी ने मास्क नहीं पहना है तो वो सीधा थूक पीछे वाले के मुंह पर जाता है। कोरोना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस तरह से स्प्रेड होती है। कई एयरबोर्न स्प्रेड होती है, कई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो अपन अच्छी आदत कब अपनाएंगे? क्या हम हमेशा सरकार के भरोसे रहें? क्या यही आदत अपनाते रहें, भेड़ चाल चलते रहें, जो गडरिया है पीछे चलता रहेगा, डंडा पटकता रहेगा, तो हम सही रास्ते चलेंगे, नहीं तो इधर उधर हो लिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आदत बदलो, खुद का जीवन सुधरेगा, देश सुधरेगा। लेकिन हम आदत को बदलने के लिए
तैयार ही नहीं है। अरे जब हमारी भारतीय संस्कृति में अभिवादन का, नमस्कार करने का ये हाथ जोड़ने वाला तरीका दुनिया अपना रही है, तो हमें क्यों शर्म आती है? क्या हाथ मिलाने से कुछ अच्छा हो जाता है? नहीं। तो फिर हम कब तक अपनी उस आदत में ये पुरानी विरासत की दी हुई अच्छी आदतें अपनाने लगेंगे? इतनी भयंकर महामारी देखने के बाद भी हमारे सिर में जूं तक नहीं रहेंगी। क्यों? अरे उन लोगों से पूछो जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनके पेरेंट्स चले गए, वो कहते हैं कि हमारी क्या गलती थी। गलती, मैं मानता हूँ गलती किसी की नहीं, खुद की होती है। अगर आप खुद को सुधार लेते हैं तो दूसरों को टोकने की, लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सुधरने को तैयार हो तब ना। तो अगर इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को आपको पालन करना ही होगा। हाथ धोने की आदत है, उसे अपनाना, कंटिन्यू रखना होगा। मास्क पहनने की आदत आपको रखनी होगी। अगर इन चीज़ों से बचाव होता है और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप डेल्टा प्लस वेरिएंट से बच सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट आपसे भी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। वो हर रूप में अपना स्टेमिना बढ़ा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और हम अपनी ताकत नहीं बढ़ाते हैं। कितने लोगों ने अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग, प्राणायाम आदि को शामिल किया। कोरोना को देखते हुए 2 साल हो चुके हैं और हर बार ये अपना स्ट्रॉन्ग रूप लेकर आता है। लेकिन हम मनुष्य कितना उस स्ट्रॉन्ग रूप से सामना करने के लिए, हम अपनी आदतों में कितना स्ट्रॉन्ग हुए हैं, हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं, हमने अपनी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग की है? नहीं की ना। तो कर लीजिए। मेरा उद्देश्य आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको सचेत करना है। अगर आप सचेत हो जाते हैं तो ये बीमारियां आती रहेगी, जाती रहेगी। आपने अपनी आदत सुधार ली, आपने अपने एथिक्स सुधार लिए, आपने अपनी इम्यूनिटी सुधार ली, तो ऐसे कोई भी वेरिएंट, कोई भी बीमारी आएगी तो हमें वहाँ लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को डंडा लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज से हम ये संकल्प ले लेते हैं कि हम अपनी दिनचर्या सुधारेंगे। हम अपनी दिनचर्या में 24 घंटे में से आधा घंटा निकाल कर हम अपने शरीर को देंगे और जो अच्छी आदत जिससे थोड़ा बहुत बचाव होता है वो अपनाएंगे। वैक्सीन लगवाइए, आयुर्वेद में जो शब्दवर्थ का पालन बताया गया है उसका पालन कीजिए, अपनी आदतों में सुधार कीजिए। इसी से हम इस महामारी से बच पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ तो खूब चला था, लेकिन उस कंट्रोवर्सी में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। हर चिकित्सा के अपने लाभ भी है और हानियाँ भी है, ड्रॉबैक्स भी है और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है। लेकिन आयुर्वेद में जितना विस्तृत वर्णन आयु के बारे में और मनुष्य के स्वस्थ रहने के बारे में बताया गया है, ऐसा वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आयुर्वेद का प्रयोजन भी आपने पढ़ा होगा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारपशमनम च। आयुर्वेद में भी हजारों साल पहले पेंडेमिक का वर्णन किया गया है, एपिडेमिक और पेंडेमिक का, जिसमें बताया गया है कि वायु, जल, देश और काल, इन चीज़ों के दूषित होने से, अधर्म की वजह से पेंडेमिक, जनपदोध्वंस होता है। जब एयरबॉर्न डिजीज़ होती है या वाटरबॉर्न डिजीज़ होती है तो वो लोकल एरिया में होती है और एपिडेमिक होती है और उससे हमारा बचाव हो जाता है। लेकिन पेंडेमिक होती है तब एक देश से दूसरे देश में, एक बड़े भूभाग से दूसरे बड़े भूभाग में फैलती जाती है, और उससे भी बड़ा काल, कहते हैं ना लोग कि काल आ गया, वो काल अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है पेंडेमिक की स्थिति में हमें किन किन चीज़ों की या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम पेंडेमिक में बच सकते हैं। पेंडेमिक में आयुर्वेद में क्या चिकित्सा बताई है, जनपदोध्वंस होता है उस समय क्या चिकित्सा बताई है, उसे बचाव के क्या तरीके बताए गए हैं। जो आज हम बात कर रहे हैं ना,
आइसोलेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग की और मेंटली स्ट्रांग रहने की, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहने की जो बात आज हम कर रहे हैं वो आयुर्वेद में हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में जनपदोध्वंस की स्थिति में रसायनों का विधिवत उपयोग करने के बारे में कहा है। यानी जिस इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं उसका वर्णन आयुर्वेद में रसायनों के सेवन से बढ़ाने के लिए कहा गया है। जैसे च्यवनप्राश एक रसायन है, हरित की रसायन है, ब्रह्म रसायन है। इस तरह से आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनके सेवन से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। उस समय रसायनों का प्रयोग करके हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट किया जाता था। चलिए जनपदोध्वंस की संक्षिप्त चिकित्सा हम देख लेते हैं। आयुर्वेद में जनपदोध्वंस की स्थिति में रसायनों के विधिवत उपयोग करने के बारे में कहा गया है। यानी जनपदोध्वंस ना हो, मृत्यु ना हो, उसके लिए आपको इम्यूनिटी बूस्टर रसायनों का सेवन करना होगा। दूसरी बात कही गई है कि जनपदोध्वंस होने से पहले वायु, जल, देश और काल दूषित होने से पहले हमें औषधियों को स्टोर करके रख लेना है। पहले के समय में औषधियों को स्टोर करने का इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले अधिकतर जो चिकित्सा थी वो हर्बल मेडिसिन से होती थी, और हर्बल मेडिसिन अगर पेंडेमिक आ जाता है या वायु, जल, देश और काल दूषित हो जाते हैं उसके बाद अगर आप स्टोर करते हैं तो वो काम नहीं आती है। इसके अलावा अधर्म पर विजय पाने के लिए आपको सत्य भाषण का कहा गया है, प्राणियों में दया दिखाने के लिए कहा गया है, दान करने के लिए कहा गया है, देवता पूजन कहा गया है, सद्व्रत का आचरण करने के लिए बताया गया है, अपनी सब प्रकार की सुरक्षा करने के लिए कल्याणकारक जनपदों में निवास करना है। यानी जहाँ वायु, जल, देश विकृत नहीं हो ऐसे स्थान पर जाकर रहना है। यानी आप अगर बचाव करना चाहते हैं तो हाँ, होम आइसोलेट रहने या ऐसी जगह पर रहने की बात पहले से ही कही हुई है। इसके साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, महर्षियों और जितेंद्रियों की सेवा करने के लिए, धर्मशास्त्र की कथा सुनने के लिए, वर्त पुरुषों द्वारा धार्मिक तथा सत्व प्रकृति वाले पुरुषों के साथ रहने के लिए कहा गया है। इससे हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इन बातों को आयुर्वेद में बताया गया है। एक उचित लाइन लिखी है, उस भयंकर समय में जिसकी मृत्यु होना निश्चित नहीं है उसके लिए उक्त आयु रक्षाकारक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जिन लोगों में कोमॉर्बिड वाली कंडीशन नहीं है उनका बचाव करने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेदा।